हाय एवरीवन, ये है रेडियो LJ 90.8 FM। मेरा नाम जतिन चौधरी है, मैं ईचाई का को फाउंडर हूँ। मेरी विरल शाह जो LJ में बड़ी पोजीशन पे है उनसे बात हो रही थी कि स्टार्टअप में हमने कुछ करते हैं। फिर हमारा मीटिंग हुआ जयेश भाई के साथ, जो रेडियो LJ 90.8 FM लीड करते हैं, और वहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि स्टार्टअप्स के बारे में कुछ कर सकते हैं अपने। तो उसी डिस्कशन का एक्सटेंशन है कि आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं बातें स्टार्टअप की, जिसमें हमारा एम ये है कि आजकल बहुत सारे यूथ इंटरेस्टेड होते हैं स्टार्टअप करने में, क्योंकि अब न्यूज़पेपर पढ़ो, टीवी देखो। पहले सोनी में शार्क टैंक आता था, अभी ZTV में आइडियाबाज आने लगा है, बॉलीवुड एक्टर अभी होस्ट कर रहे हैं, तो हर जगह स्टार्टअप की बातें होती है। तो हमारा एम है कि ऐसे लोगों के साथ उनकी जर्नी जानी जाए कि जो लोग एक्चुअली ये बिल्ड कर रहे हैं, उनके कैसे एक्सपीरियंसेस है। और बहुत सारे लोगों को फिर लगता है कि कल ही हमारे एक दोस्त के साथ हम बात कर रहे थे कि 10 साल स्टार्टअप में देने के बाद उनको लग रहा है कि वॉज दैट द राइट चॉइस। तो हमारा एम है कि ये सब डिस्कशन लेके आए। तो अगर जो यूथ है जिनको लगता है कि मेरे को इसमें जाना है, करियर बनाना है, तो क्या क्या चीज़ों का सामना कर सकते हैं और किस चीज़ों को आप प्रिपेयर कर सकते हो तो आप और बेटर कर पाओ। तो आज हमारे पास दो गेस्ट है, नदीम जाफरी जो हाटीमार्ट के फाउंडर है, और मितेश सेठवाला जो करेंटली के फाउंडर है। मितेश तो LJ के ही एलुमनी है। तो नाइस टू हैव यू मितेश एंड नदीम भाई। थैंक यू। तो नदीम भाई, हमारा ये डिस्कशन 25 मिनट के आजू बाजू रहेगा, जिसमें हम आपका जर्नी समझने का ट्राई करेंगे और आपके कुछ एक्सपीरियंसेस। आज हमारे जो दोनों गेस्ट हैं दोनों ने MBA किया हुआ है, लेकिन अलग अलग एरा में MBA करा हुआ है। और बिज़नेस का भी है कि नदीम भाई ने 20 साल पहले बिज़नेस स्टार्ट किया था, मितेश ने ऑलमोस्ट 10 साल पहले बिज़नेस स्टार्ट किया था। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रहेगी कि दो अलग अलग एरा की जर्नी जानेंगे, और 2025 में जब दोनों भी अपना अपना बिजनेस बिल्ड कर ही रहे हैं अलग अलग स्टेज पे, अलग अलग स्केल पे, तो क्या हो रहा है। सो नदीम भाई, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। नदीम भाई, आपके बारे में ब्रीफली बताइए, हाटीमार्ट क्या करता है, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट से बताइए आप। थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं मैं अपना, आपने मौका दिया है बोलने का। तो मैंने MBA किया 96-98 में और मीडिया एडवर्टाइजिंग में जॉब की, और फिर 2004 में मैंने हाटीमार्ट शुरू किया। मुझे हाटीमार्ट मुझे एक्चुअली जब मैं रिटेल का बिग बाज़ार का एक्सपीरियंस मुझे हुआ था 2002 में, जब मैं बॉम्बे गया था और फिनिक्स मिल कंपाउंड में पहला बिग बाज़ार देखा था। स्टोर ये स्केल का मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। अहमदाबाद में अदानी के स्टोर्स थे, लेकिन वो छोटे फॉर्मेट थे। बड़ा फॉर्मेट स्टोर ने बहुत मुझे इम्प्रेस किया, और मैंने सोचा कि कभी अब कुछ करूँगा तो इस फील्ड में करूँगा। ये सब थॉट से मैं वापस आया, और फिर मैंने वो एरिया चूज़ करने की कोशिश किया जहाँ पर कोई भी सुपरमार्केट नहीं था, और मुझे विशाला जो पूरा स्ट्रेच बहुत प्रॉमिसिंग लगा, और 2004 में हाटीमार्ट सुपरमार्केट वहाँ पर स्टार्ट किया। हम लोगों ने उसको हर जगह कोई भी आप रिटेल स्टोर देखेंगे सब प्राइस की बात करते हैं, सब डिस्काउंट की बात करते हैं। हम लोगों ने सोचा हम कन्वीनियंस की बात करके थोड़ा सा डिफरेंट दिखेंगे, तो सबसे ख़ास घर के पास और अनएक्सप्लोर्ड एरिया में हम एक सुविधा लेकर आ रहे थे, तो हमने उसको ऐसे ब्रांड किया और हाटीमार्ट सुपरमार्केट लॉन्च किया 2004 में। फिर उसका फ्रेंचाइजी किया गाँव में, और आज 21 साल बाद वो जर्नी जब मैं पीछे देखता हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत सेटिस्फाइंग रही, बहुत चैलेंजिंग भी रही, लेकिन ओवरऑल कुछ बिज़नेस किया वो सेटिस्फेक्शन मिला। और आपने फ्रेंचाइजी से भी ज़्यादा किया ना, आपने एंटरप्राइज वाला बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया, वो क्या है अभी 2025 में हाटीमार्ट क्या है? हम लोगों ने पहला फ्रेंचाइजी स्टार्ट किया था 2007 में। तब हमको ऐसा था कि फिर हम फ्रेंचाइजी स्केल करते गए हम, बट हमें कहीं पर ऐसा लगा कि वो डिसकनेक्टेड है। तो हमको एक जो पूरा स्टोर था जो कंपनी ओन था और फ्रेंचाइजी थी, बीच में कोई सप्लाई चेन नहीं था। तो हम लोगों ने सोचा कि अगर हमें बाइंग पावर मिलेगा सप्लायर से, तो हम फ्रेंचाइजी को ज़्यादा अच्छे सर्विस दे पाएंगे। तो हमने होटल्स को टारगेट करते हुए होरेका में एंट्री किया। तो 2008 में होरेका का मतलब होता है होटल, रेस्टोरेंट्स, कैफ़े सप्लाईज। वो बल्क सप्लाईज में हम लोग इस तरह से एंटर हुए, और 2008 में धीरे धीरे वो होरेका में ग्रोथ मिल गया हमको ज़्यादा। तो फिर हमने उसको हाटीमार्ट एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के वो हमारा मेन बिजनेस हो गया। और होरेका में हमने बहुत सारे दूसरे एंटरप्राइजेज, माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर किया। हम लोगों ने बेकरी का कंपनी बनाया,
जिसको हम लोग सपोर्ट करते थे, हमारी कंपनी सीड फंड करती थी, वो लोग खुद अपना बिजनेस बनाते थे और हम उनको मार्केट देते थे होरेका का, जो हमने बिल्ड किया था। तो 1500-1600 रेस्टोरेंट का मार्केट हम उन्हें देते थे, ब्रांड हम उनको देते थे अपना हाटी मार्ट, और कंपनी उनका रहता था। ऐसे करके 9 माइक्रो एंटरप्राइजेस बनाई, एक चाय की कंपनी बनाई, एक पैकेजिंग की कंपनी बनाई, एक बेकरी कंपनी बनाई, और इन लोगों को मेंटर गाइडेंस हमने दिया। और इस तरह से हाटी मार्ट नेटवर्क हुआ 9 कंपनीज़ का, 12 सुपरमार्केट का, स्टोर्स का, और ख़ुद का एंटरप्राइज। और अभी हमने 2022 में दुबई में अपना कंपनी स्टार्ट किया, हाटी मार्ट ओवरसीज़। सो बेसिकली वहाँ से हम लोग यूके मार्केट में एक्सपोर्ट कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट्स को। तो मतलब ये है कि जर्नी ने एंटरप्राइज क्रिएट किया, एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट किए हैं, एक्सपोर्ट हाउस भी क्रिएट किया, और 21 साल का जर्नी में यहाँ तक हम पहुँचे। वाह, आपका फैक्ट्री धोलका में है, तो धोलका से दुबई का जर्नी है। धोलका से दुबई जर्नी भी बोल सकते हो, जुहापुरा स्टोर से दुबई मार्केट भी आप कह सकते हैं। जुहापुरा से जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में भी एक्सपोर्ट करवा, एक्सपोर्ट करेंगे, बस वो हम सोच ही रहे। इनफैक्ट अफ्रीकन मार्केट से हमारे पास इंक्वायरीज है, बट नॉट फ्रॉम साउथ अफ्रीका एज अ मार्केट। तो वो भी देख रहे हैं, अगर वो भी कुछ क्लिक होता है तो फिर जुहापुरा टू जोहान्सबर्ग भी हो जाएगा, वो स्टोरी भी फिर कहीं ना कहीं ब्लॉग में आ जाएगी। सही है, थैंक यू सो मच नदीम भाई। मितेश हमारे साथ। मितेश, आपके जर्नी के बारे में बताइए आप। और आपकी जर्नी तब एलजे से शुरुआत थी। करेक्ट। सो मैंने इंजीनियरिंग किया था 2005 से 2009। जैसे हर कोई उस टाइम पे 2009 वाज अ टाइम कि जो मैक्सिमम लोग इंजीनियरिंग के बाद अब्रॉड चूज़ करते थे मास्टर्स के लिए। मैंने भी अप्लाई किया, सिलेक्शन भी हुआ, बट अनफॉर्चुनेटली फाइनेंशियल सेट नहीं हुए, वहाँ पे लोन वगैरह लेना पड़ता था, वो मुझे मिला नहीं। तो मैंने सोचा कि इंडिया से ही देन आई विल डू मास्टर्स। तो मैंने एमबीए में उस टाइम पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देकर ही आपको एडमिशन मिलता था, तो मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम्स दिए, सारे एग्ज़ाम दिए थे मैंने। बट देन अगेन आई थॉट के जो बाकी कॉम्पिटिटिव कॉलेजेस थी आउट ऑफ अहमदाबाद गुजरात, उनकी फ़ीस और उनका ROI सेट नहीं हो रहा था। सो आई थॉट आई विल डू इन अहमदाबाद ओनली। तो मैंने अहमदाबाद में ही देन एलजे चूज़ किया। 2010 में मैंने यहाँ से MBA स्टार्ट किया, 2012 में पास आउट हुआ। एंड देन पास आउट होने के बाद मुझे ऐसा था कि IT इंजीनियरिंग और MBA दोनों ही साथ में यूज़ हो सके, ऐसे किसी फील्ड में जाना है। तो आई वॉज इंटरेस्टेड ऑलवेज इन मार्केटिंग। तो मुझे लगा कि सेल्स मार्केटिंग के रिलेटेड कुछ होगा तो मैं जॉब करूँगा, एंड उसमें कुछ ना कुछ IT का यूटिलाइज होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि खाली सेल्स नॉन IT प्रोडक्ट्स का, जहाँ पे शायद मैं IT को यूज़ ना कर पाऊँ। तो मैंने एक IT कंपनी में जॉब स्टार्ट किया, एंड देन विद इन 15 डेज़ मुझे ऐसा लगा कि अभी मैं 22 साल का हूँ, आई थिंक अभी मैं रिस्क ले सकता हूँ, शायद 8-10 साल के बाद वो रिस्क लेना पॉसिबल नहीं होगा। तो विद इन 15 डेज़ मैंने उसी कंपनी के मैनेजर को, जिसने मुझे रिक्रूट किया था 15 दिन पहले, उसको बोला कि सॉरी मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। एंड ही वॉज वेरी सपोर्टिव, एंड ही सेड कि अगर ट्राई करो 6 महीना 1-2 साल, अगर ना हो तो फिर से वी विल हायर यू। अहमदाबाद में एक इंडियनिक करके कंपनी है फन रिपब्लिक के पास में, वहाँ आई वॉज डूइंग जॉब इन IT सेल्स। तो मुझे लगा था कि मैं IT कंपनी में सेल्स अगर सीख रहा हूँ तो मैं अपने लिए भी सेल्स कर पाऊँगा। आई स्टार्टेड अ कंपनी फ्रॉम होम बाय द नेम ऑफ यू डेडिकेटेड, बेडरूम से ही। पहले 6 महीने 8 महीने ट्राई किया। मुझे लगा था कि वो बहुत सारे प्री कंसीव्ड नोशन होते हैं, तो मुझे लगा था कि जो वटवा GIDC फैक्ट्रीज़ में जो लोग मर्सिडीज़ BMW लेके जाते हैं और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, उनकी वेबसाइट नहीं है। तो मुझे लगा था कि उनको ज़रूरत है, एंड इट विल बी वेरी ईजी टू सेल बिकॉज दे आर रीच इनफ। तो मैं वहाँ पे जाके उनको वेबसाइट के लिए कन्विंस किया। 4-6 महीने में कुछ कन्विंस नहीं कर पाया। Then again I started a job at a very good company in terms of with focused of learning only sales part. वहाँ पे मैंने 1 महीना काम किया 2023 में, 2013 में, और वहाँ पे मैं बहुत सीखा। वहाँ पे मैंने 1 महीने में तकरीबन 85-90 लाख का सेल किया, ओवरसीज़ इंटरनेशनल सेल्स किया, जहाँ से कॉन्फिडेंस आया कि कौन सी ऐसी चीज़ थी जो 6 महीने पहले मैंने ट्राई की थी अपने बेडरूम से, जो नहीं हो पा रहा था। एंड देन विथ फोकस्ड लर्निंग एंड एवरीथिंग, कुछ 2-4 दोस्तों को कन्विंस किया चाय की तपरी से कि आप हेल्प करो, यू नो वी विल डू दिस टुगेदर। एंड देन वी स्टार्टेड अगेन विथ फोकस इन 2013 एट होम, जहाँ से वी स्टार्टेड गेटिंग प्रोजेक्ट फ्रॉम US एंड एवरीवेयर। तो हमने 2013 के मिड में कुछ प्रोजेक्ट मिले, 8 लोगों का टीम हो गया घर में ही इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, छोटा मोटा वेबसाइट सेल्स वगैरह। और रेसिडेंशियल एरिया था तो तकलीफ होने लगी लोगों को, 7-8 लोग आके बाइक पार्क करके ऊपर कुछ काम कर रहे हैं, मम्मी दोनों बार चाय बना रही है दोपहर को और शाम को जाने से पहले। सो आई थॉट कि अब थोड़ा सा बाहर मूव होते हैं। 2013 एंड वी शिफ्टेड टू अ स्मॉल IT ऑफिस। 2015 तक हम लोग 20-22 लोगों की टीम हो गए। फिर हमको लगा कि प्रोडक्ट बनाना चाहिए। 2014 वॉज द ईयर जहाँ पे दुनिया में पहली बार एक
इंटरनेट बिजनेस ने 24 घंटे के अंदर $1 बिलियन यानी उस टाइम पे 7-8 हज़ार करोड़ के आसपास का टर्नओवर किया। वो थी अलीबाबा कंपनी चाइना से। हर साल अलीबाबा में सेल लगता है 11/11 को, 11 तारीख 11 महीना। तो उस टाइम पे हमने देखा कि अगर चाइना से इंटरनेट बेस्ड बिजनेसेस बन रहे हैं तो इंडिया से भी बनेंगे। 2012 में ही इंडिया में अमेजोन एंटर हुआ था, तो 2 ही साल हुए थे। तो हमने ई कॉमर्स के बारे में थोड़ा रिसर्च किया। हमको पता लगा कि बहुत सारे लोकल ब्रांड्स हैं जिनको ऑनलाइन बेचना है कपड़े वगैरह, और वो नहीं बेच पा रहे बिकॉज उनका कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो मैंने 2015 में कालाग्रान.com करके प्रोडक्ट बनाई और उसका लॉन्च अगेन कॉलेज में आके एलजे कॉलेज के ही ऑडिटोरियम से हुआ। आई वॉज ग्रेटफुल टू द एंटायर फैकल्टीज एंड एवरीबडी जिन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया। 4 साल के बाद अगेन कॉलेज के कैंपस से मैंने वो प्रोडक्ट लॉन्च किया। विद इन 6-7 मंथ हमने 1,000 ब्रांड मिल गए, 40,000 प्रोडक्ट को लिस्ट किया। अक्रॉस इंडिया हम लोग सेल कर रहे थे, छोटा मोटा फंड रेस किया उस टाइम पर। एंड देन वी स्केल्ड। 2019 में वो कंपनी मैंने बेच दिया। पैसिफिका रियल एस्टेट करके एक बिजनेस है कंस्ट्रक्शन में, उनको एक अपना अगेन बड़ा ई कॉमर्स बनाना था। तो वहाँ पे आई चूज़ द रोल ऑफ हेड ऑफ मार्केटिंग फ्रेंडी करके। अगेन हमने फ्रेंडी को स्केल किया। 2020 में मैंने कोविड के टाइम पर अगेन द डायनेमिक्स गॉट चेंज। मैंने अपना खुद से सर्विस बिजनेस चालू किया बाय द नेम ऑफ हैशटैग की। उस टाइम पे आइडिया ये था कि 2 बार क्योंकि हम ई कॉमर्स बना चुके थे तो वी हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू मेक एन ई कॉमर्स, कॉम्प्लिकेटेड ई कॉमर्स। तो वी बिकेम एन एजेंसी फॉर एवरीबडी। हमने कुछ 11-12 प्रोडक्ट्स बनाए इन द लास्ट 5 ईयर्स। फॉर्चुनेटली 11 में से 5 ऐसी कंपनीज है जिनका प्रोडक्ट्स हमने बनाए उनके लिए। दे आर डूइंग मोर देन $1 मिलियन पर मंथ राइट नाउ। सो हम तकरीबन 100 करोड़ का टर्नओवर अपने क्लाइंट्स के लिए मैनेज कर रहे हैं फ्रॉम एन ऑफिस। और लास्ट ईयर आई वांटेड टू वर्क ऑन अ लार्जर प्रोडक्ट एंड विजन, तो हमने करंटली करके सोशल नेटवर्क लॉन्च किया है। आई हैव सोल्ड अगेन हैशटैग टू माई एक्स एम्प्लॉय, तो अभी मैं फुल टाइम करंटली लीड कर रहा हूँ। करंटली इज़ अ सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन जहाँ पे आज के टाइम में जितने भी करंट सोशल नेटवर्क है अगर आप यूज़ कर रहे हो वो एंटरटेनमेंट फोकस प्लेटफॉर्म बन चुका है, जहाँ पे आप अपने आप को एंटरटेन कर रहे हो। एक एवरेज इंडियन 2.5 घंटा मोबाइल पे सोशल मीडिया पे बिताता है, बट वो सोशल नहीं है, वो डिसकनेक्टेड है, वो लोनली है बिकॉज वो लोगों से नहीं मिल रहा है, वो सिर्फ कंटेंट को कंज्यूम कर रहा है। तो उसी को रिवर्स करने के लिए अगेन सोसाइटी फिर से ऑफलाइन कनेक्ट हो, ऑफलाइन लोगों से ज़्यादा मिले, हमने एक एप्लीकेशन बनाई जिसका नाम है करंटली, जिसमें लोग अभी क्या कर रहे हैं अपनी एक्टिविटी, ईटिंग, प्लेइंग, ट्रैवलिंग, कुछ भी को ब्रॉडकास्ट करते हैं टू द फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि यू कैन मीट ऑफलाइन टू देम। दैट इज़ द आइडिया। और इसमें अभी आपने फंड रेज भी किया है, न्यूज़पेपर में तो आया था कि $1 मिलियन रेज। हाँ, सो बिन फॉर्चुनेट के पहला राउंड हमने रेज़ किया था वो 1.5 करोड़ का था, और लास्ट अभी हमने कम्प्लीटली $1 मिलियन को क्लोज़ किया है। इसी मई महीने में हमने $1 मिलियन रेज़ किया है। एंड सोशल मीडिया इज़ अ वेरी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस, आपको बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता है। हमारा सबसे ज़्यादा जेस्टेशन पीरियड होता है, यानी जब तक हमको कुछ कपल ऑफ मिलियन एक्टिव यूज़र ना मिले हम लोग मोनेटाइज नहीं कर सकते यूज़र को। सो वी आर कॉन्स्टेंटली रेजिंग फंड। तो इन दैट जर्नी आई वाज फॉर्चुनेट कि हमने $1 मिलियन रेज किया है। उसमें एलजे ने भी नहीं इन्वेस्ट किया। एलजे पहले वाला जो आला ग्रांट था उसमें भी दे हैड हमने वहाँ पे ग्रांट लिया था उस टाइम पर थ्रू एलजे, और इस वाले राउंड में एलजे इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इन्वेस्टर। सो टोटल इस वाले कंपनी में करंटली में टोटल 14 इन्वेस्टर है। एलजे इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इन्वेस्टर इन करंटली। आपने जैसे बताया जब आपने कॉलेज चूज़ किया तो आपने ROI की बात करी थी। करेक्ट। तो आपने तो अच्छा ROI मिल गया है आपका डिसीजन करेक्ट था उसका मतलब। सो अब इफ़ अगर मैं आज देखूँ तो यस अच्छा ROI मिल गया। उस टाइम पे क्या था, कुछ कॉलेजेस थी जो 15 लाख, 18 लाख, 20 लाख दे रहे थे। तो जो उस टाइम पे अगर आप जो लोग बाहर जा रहे थे US में, वहाँ पे 18-20 लाख का इन्वेस्टमेंट जो आज 500 करोड़ और 1 करोड़ तक पहुँच चुका है। 2008-10 में वो 15-20 लाख में एजुकेशन हो जाता था आउट ऑफ इंडिया। अगेन द लॉजिक था कि इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग मोर, शायद वो 1-2 साल में आप अब्रॉड से कमा सकते हो, सेव कर सकते हो टू पे बैक द लोन। इंडिया से उस टाइम पर आप 20 लाख डालो जो विथ इंटरेस्ट, तो शायद आप अगले 5-10 साल तक इंटरेस्ट ही पे कर रहे हो, मूडी तो शायद कम भी ना हो, क्योंकि वो पैकेजेस उस टाइम पर उस भी जो बड़ी कॉलेजेस थी जो इंडिया में 18-20 लाख देते थे उसके पैकेजेस भी इतने थे। देन यू आर बाउंड टू इमीडिएटली टेक द जॉब बिकॉज यू हैव इंटरेस्ट। एंड देखो आप हाउस लोन लेते हो तो यू हैव अ हाउस राइट, विच इज़ अ appreciating asset. Education loan, car loan is not an appreciating investment if it is not encashed immediately, और वो encashed करने के लिए मार्केट के डायनेमिक्स, इंडस्ट्री, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। तो आई एक्चुअली गॉट एडमिशन बेंगलोर में एक अलायंस करके कॉलेज है, वहाँ पे एक्चुअली आई गॉट द एडमिशन। बट जो लास्ट 4 राउंड होते हैं वहाँ पे, तो जो लास्ट राउंड था जब उन्होंने कन्फर्म बोल भी दिया
कि यू हैव बीन सिलेक्टेड, तब मुझे लगा कि अब 15 लाख देने पड़ेंगे. एंड देन आई एक्चुअली स्टार्टेड थिंकिंग अ लॉट कि मैं शायद, मुझे नहीं लग रहा है कि 15 लाख देने में प्रॉब्लम नहीं है, और 15 लाख दे के तो यू हैव टू इमीडिएटली स्टार्ट. फिर आप 2 साल सिर्फ प्लेसमेंट सोच रहे हो और कुछ नहीं सोच रहे हो. तो वो मुझे अच्छा था कि नहीं करना था. एंड देन आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, कोई एजुकेशन में बड़ा डिफरेंस नहीं है. आई हैड एन अमेजिंग लर्निंग हियर at LJ. तो mostly you learn from faculties, you learn during the classes with your friends. The education syllabus was good enough, so I don't think I have any regret कि वो admission नहीं लिया and I did my MBA from here. ओके, आप दोनों की बातों से मेरे को क्या लगता है कि आप दोनों सुलझे हुए इंसान हो. ऐसा नहीं कि एक्सपीरियंस के बाद सुलझे हुए, शुरू से सुलझे हुए थे. एक सिस्टमेटिक प्रोसेस से आपने करा. और कभी अभी क्या होता है कि अभी बहुत सारे लोग आप भी बहुत सारे स्टार्टअप्स को मेंटर करते हो, इंक्यूबेशन सेंटर से एसोसिएटेड हो. तो आपका जो माइंडसेट था उस टाइम पे और अभी जो यंगस्टर्स आते हैं उनका माइंडसेट है, आपको क्या अलग लग रहा है? और कौन सी चीज़ें अच्छी भी लग रही है कि शायद मेरे में जो माइंडसेट जो नहीं, अभी बहुत सारे लोग होते हैं, मैंने मिला हूँ कि 2 साल पहले उन्होंने कुछ स्टार्ट किया, 2 साल में द सक्सेस दैट दे हैड इज इनसेन. जब आप सोचोगे कि यार ये क्या कर रहे हो आप, तो दोनों एग्जांपल है कि. और एक बहुत कैटेगरी भी है कि जो लोग 5 साल से एक ही चीज़ कर रहे हैं, वो डिल्यूजन में रहते हैं. तो इट इज़ समटाइम्स गुड कि एज अ फाउंडर आप डिल्यूजन में रहो, तो वही तो आपको आगे बढ़ाने का मोटिवेशन देगा. बट आपका इस ऑब्जर्वेशन नदीम भाई आपका कैसा है कि समथिंग दैट अभी के जनरेशन में ए अलग है आपसे और ए तो बहुत ही अच्छा है? अभी की जनरेशन, तो मैं थोड़ा सा ऐसे जाऊंगा. जब मैंने स्टार्ट किया था 2004 में, तब क्योंकि इकोसिस्टम नहीं था, एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम नहीं था, अब इतना वीसी फंडिंग का इतना आइडिया नहीं था. तो मैंने जो अपने वहाँ ट्रेडिशनली बिजनेस करते हैं, जिसको धंधा बोलते हैं, वो धंधा स्टार्ट किया था. मैंने अपना सेविंग पैसा डाल के और पूरा फोकस मैंने प्रॉफिट पे किया था. तो बाय द टाइम इकोसिस्टम स्टार्टेड गेटिंग इन प्लेस, जब तक वो प्लेस में आई, मैं अपने धंधे में 5 से 6 साल डाल चुका था. इकोसिस्टम आई, स्टार्टअप इकोसिस्टम 2009-10 में मैंने स्टार्ट किया, 4 में, तो 6-7 साल. और आज की तारीख में अब कट टू 2025 या 2020 प्लस 5-6 साल में वो स्टार्टअप कहीं से कहीं निकल जाता है, क्योंकि उसको इकोसिस्टम का बैकिंग है, क्योंकि उसको मालूम है उसको फंड कहाँ से लेना है. और इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, तो जो उनको नर्चर गाइड करते हैं. हम लोग ने स्टार्ट किया था तो हम खड़े होते थे, वो बच्चा जो 6 महीने का बच्चा चलना सीखता है, ऐसे हमने किया था. खड़े हुए, गिरे, सीखे, फिर चेंज किया. तो ये चेंज आया. दूसरा चेंज ये है कि इसी वजह से शायद इकोसिस्टम इन प्लेस है. स्टार्टअप में अवेयरनेस ज़्यादा है, उनको कैसे स्केल करना है वो आइडिया ज़्यादा है, और वो उनमें करेज है. अब फ्लिप साइड उसका ये है कि कभी कभी क्या होता है, ज़रूरत से ज़्यादा करेज फेलियर को लीड करता है. हम लोग बहुत जुडिशियसली काम करते थे. हम लोग हमेशा बॉटम लाइन पे फोकस करते थे, वैल्यूएशन पे नहीं करते थे. हमारा माइंडसेट ये था. तो आज भी मैं अपने जो ऑफिस में जाता हूँ, तो आज ये पिछले महीने प्रॉफिट कितना हुआ वो देखता हूँ. मैं वैल्यूएशन को हार्डली ध्यान में रखता हूँ. अभी मुझे नहीं लगता वो समय आया है 21 साल बाद भी, और जबकि स्टार्टअप पहले दिन से वैल्यूएशन की बात करते हैं. तो ये माइंडसेट में फ़र्क आ गया है, जो अभी मैं इसको ऐसे देखता हूँ, नेक्स्ट 20 ईयर्स ही बताएगा कि कौन सा माइंडसेट बेटर था. अभी दोनों सही चलते हैं, अभी हम करेंगे दोनों सही है, 20 साल बाद ज़्यादा समझ में आएगा. ओके, मित्र, आपका वो जर्नी इंटरेस्टिंग है. जब आपने 2013 में करा था, तब इकोसिस्टम बिल्डअप हो रहा था, और आपने भी अलग अलग बिजनेस बिल्ड करे. ऐसा नहीं कि सेम बिजनेस. तो आपने अलग अलग जर्नी भी देखा है. तो जब आपने अला ग्रांट की जो बात करी, उसमें भी आपने फंड रेज करे थे, पर उसमें आई नो द स्टोरी. तो लेकिन आप बताइए कि कैसे फंड रेज करे थे, कितना चैलेंजेस आया था, और करंटली में भी चैलेंजेस होंगे, बट इट वॉजन दैट डिफिकल्ट. तो वो क्यों चेंज हुआ, क्या एक्सपीरियंस है आपका उसमें? सो 2015-16 इतना तो पता था कि जो ई कॉमर्स बिजनेस है, बिकॉज देखो स्टार्टअप का डेफिनेशन है स्केलेबिलिटी, राइट. अगर आप फास्ट ग्रो नहीं हो रहे हो तो आप एक आइडियली बिजनेस हो. बिजनेस में बॉटम लाइन प्रॉफिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, बिकॉज आप अपने घर पे पैसे लेके भी जा रहे हो, एंड देन यू आर नॉट लुकिंग टू स्केल द मार्केट, और वहाँ पे बहुत कम प्लेयर होते हैं. सो हमको पता था कि वी वांट टू बिकम द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ फैशन एज अ कैटेगरी, तो वी हैव टू इन्वेस्ट अलॉट. हमको स्टार्टअप की कैटेगरी बिल्डिंग जो बिजनेस है, वहाँ पे एट द एंड
2 4 5 ही प्लेयर सर्वाइव करते हैं पूरे इंडिया को सर्व करने के लिए। आपको 50 कंपनीज की ज़रूरत नहीं है डिजिटल प्रोडक्ट कैटेगरी में। तो वी अंडरस्टूड कि हमको बहुत पैसा चाहिए होगा। तो उस टाइम पे अगेन विद द प्री कंसीव्ड नोशन के पैसे वाला कौन है अहमदाबाद में, तो हम मुझे लगा बिल्डर्स और ज्वेलरी ओनर्स, बिकॉज उनके शोरूम बहुत बड़े, बिल्डर्स तो इतने बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, तो आई एम श्योर कि उनके पास बहुत पैसे होंगे। पिच डेक बनाना आता था, प्रेजेंटेशन में आई वाज गुड इनफ, तो आई क्रिएटेड अ पिच डेक, आई क्रिएटेड अ हार्ड कॉपी ऑफ द प्रिंटेड फॉर्मेट, और वो मैं लेकर लिस्ट निकाला गूगल से कि कौन कौन अहमदाबाद में अच्छे बिल्डर्स हैं, और जो भी सारे नाम आए, सफल, गोयल, बकेरी, ज्वेलरी साइड पे जवेरी, एबी ज्वेल्स, जो भी नाम आए उस सब जगह का लिस्ट निकाला और डिसाइड किया कि हर एक जगह पे जाऊंगा। तो आई वेंट टू ऑल द ऑफिसेस, शिवालिक, शिल्प, यू नेम अ गुड बिल्डर, आई थिंक 70-80 प्लेसेस पर आई हैव विजिटेड फिजिकली, एंड द एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग। नहीं, अब जाते तो मीटिंग हो जाती थी कि नहीं, सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, द एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग। कुछ लोग जिनको पता था, फॉर एग्जांपल बकरी साहब ऑलरेडी इन्वेस्ट करते थे, तो उनको पता था व्हाट इज स्टार्टअप, तो वो सीधा नहीं, उनका मीटिंग कैसे करते? उनके पहले से ईमेल सीधा करते वॉक थे इन, कि वॉकिंग करो नहीं, कि सीधा मेरे को पवन भाई से मिलना सो है। आई विल टेल यू, मेरा एक ब्रोकर फ्रेंड था विकास नाम से, हु वाज वर्किंग विद ऑल ऑफ दिस पीपल एंड ही वाज डूइंग वेरी गुड। सो जैसे प्रवीण कोटक साहब हो गए, राइट, इस्कॉन में, ही वॉज डूइंग बिजनेस फॉर एवरीबडी। तो मैंने रियल एस्टेट के कॉन्टेक्स्ट, अच्छा बिल्डर कौन है, हु इज़ द राइट पर्सन टू पिच, उसके लिए ब्रोकर, उसी ब्रोकर ने मुझे मेरा ऑफिस दिलाया था प्रहलाद नगर में, और वो चाय पीने के लिए मेरे ऑफिस पे हर रोज आता था। तो मैं बातों में पूछता था कि यार तू कहीं मीटिंग सेट करवा देगा, तो वो बोलता मैं मीटिंग तो सेट नहीं करवा सकता, पर जब मैं पैसे लेने जाता हूँ, पैसे देने जाता हूँ, किसी कस्टमर का कोई डील करने जाता हूँ वहाँ पर, तो मैं तो को साथ में लेके जाऊँगा। तो ऐसे करते करते आई वेंट विद दिस गाय। जैसे गोयल साहब का यहाँ पे बिल्डिंग है, मुकेश गोयल जी का, शेल पेट्रोल के बाजू में, तो आई थिंक आई वेंट विथ हिम फॉर 3-4 टाइम्स एंड ही एक्सप्लेन मी एवरीथिंग कि मुकेश गोयल जी ये डिपार्टमेंट संभालते, पप्पू गोयल जी ये डिपार्टमेंट संभालते, शिवालिक में अगेन चित्रक भाई का केबिन कहाँ पर है, तो किसी ब्रोकर के साथ चला गया, एंड देन इवेंचुअली स्टार्टेड मीटिंग पीपल ऑफलाइन, वहाँ के कुछ लोगों को जानना चालू किया, एंड देन आई टॉक टू देम कि मुझे मिलना है। कुछ जगह पे जीत से बैठा, सो गोयल की ऑफिस में आई रिमेंबर मैं 6-7 घंटे बैठा हूँ, एंड देन आई एम वेरी ऑनेस्ट कि जब मुझे उनका मौका मिला मिलने का, कुछ लोगों ने बहुत क्यूरियोसिटी दिखाई कि यार क्या होता है स्टार्टअप, हाँ हम तो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में, हमको नहीं पता है क्या होता है वैल्यूएशन, ये कैसे फ्लिपकार्ट लॉस मेकिंग होने के बाद भी इतना, एंड आधे घंटे 2 घंटे का डिस्कशन हुआ। कुछ लोगों ने बोला कि आप बहुत छोटा अमाउंट मांग रहे हो, वो हम आप थोड़ा बड़े हो जाओ बाद में आना। कुछ लोगों ने बोला कि मेरे को ये बिज़नेस समझ में नहीं आता है, कुछ लोगों ने एंट्री भी नहीं दी, विच इज़ फेयर। तो और कुछ जगह पे बहुत अच्छे रिलेशन बन गए, और 70-80 लोगों को मिलने के बाद एक इन्वेस्टर ने जेन्युइनली कमिट भी किया, पैसा भी दिया, फंड हमने 2000, और उसमें भी थोड़ा ऐसा था कि हमको कमिटमेंट मिला कर्णावती क्लब में, आई वाज सिटिंग विद दिस इन्वेस्टर, और उसका पूरा फैमिली था, पिच किया, ही गॉट कन्विंस। 23 अक्टूबर को हमको कुछ कन्फर्मेशन मिला और 6 नवंबर को डिमोनेटाइजेशन हो गया। तो मुझे लगा यार इतने लोगों को मिलने के बाद भी एक फंड कमिट हुआ है, बट द इन्वेस्टर वाज गुड इनफ, उसने बोला कि यार डिमोनेटाइजेशन के पहले हाँ बोला था, तो आई विल गिव यू, आई विल स्टे ऑन माई वर्ड्स, अगर बाद में तू मिलने आता तो आज तो मैं इधर को ना ही बोल देता, बिकॉज द डायनेमिक्स आर डिफरेंट टुडे। तो वो एक अच्छा पेमेंट चेक से हुआ था, पेमेंट चेक से हुआ, करेक्ट। सो दैट इज सो पार्ट, वो पार्ट में हुआ जो वन शॉट होने वाला था, ही स्टार्टेड क्रिएटिंग इन पार्ट्स, बिकॉज उस टाइम पे आपके एटीएम से 4000 से ज़्यादा नहीं निकल रहे हैं, और किसी इंसान को आप हाई रिस्क प्रोडक्ट कंपनी में पैसा मांग रहे हो, तो उसने बोला कि यू आर लकी के पहले ही हमने एक शेयर होल्डर एग्रीमेंट बनाया था, पर उसके ऊपर उसकी सिग्नेचर नहीं थी। ओके, तो सिग्नेचर वो ना भी बोल सकता था करने के लिए, बट उसने बोला कि तुम्हारा पर्सन ऑनर्ड द वर्ड, person honored the word, amazing, right? So and that is where we got the first funding. So उस टाइम पे और कोई ऑप्शन ही नहीं था, राइट? सो यू डोंट हैव दिस इंक्यूबेशन सेंटर, ईमेल आईडी से रिप्लाई आएगा नहीं आएगा, एंड यू डोंट हैव अ टाइम विद, राइट? सो एक छोटा सा, मेरा उस टाइम पे 20-22 लोगों का टीम था, मैं हर रोज़ उनको बोल के निकलता था कि मैं सुबह सुबह, दूसरा मेरे ऑफिस के आसपास में जो लोग उनको मैं पहले मिलने जाता था ताकि वापस मैं फिर से ऑफिस पे आ जाऊँ। तो इसी जर्नी में मुझे याद है शिल्प के ओनर है यश भाई, उनको मैंने पार्किंग में पकड़ लिया कि बॉटम पर, और एवरीबडी वॉज सरप्राइज कि यार तू ऐसे कैसे पार्किंग में मेरे से 1-2 करोड़ मांग रहा है, मेरे को तो कुछ जानता भी नहीं हूँ। तो एंड आई स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग देम कि सर इसमें ऐसा ही होता है, आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए, आई एम हैप्पी टू आंसर, बट इसमें ऐसा ही होता है। कुछ लोगों ने बोला कि मैं उस टाइम पे मांग रहा था 1-1.5 करोड़, उसने बोला 10 करोड़ चाहिए तब आना। मैं बोला आप 1.5 करोड़ दोगे तो 10 करोड़ लेने के लायक बनूंगा मैं, लोकल लोगों को ही सपोर्ट करना पड़ेगा ऐसे बिजनेसेस को। सो इट वाज एन अमेजिंग डिस्कशन विद एवरीबडी, एंड नाउ ऑलमोस्ट ऑल द पीपल दैट आई मेट आर स्टिल इन टच, दे कीप टॉकिंग टू मी टुडे व्हेनेवर दे। आपने घर किसके थ्रू लिया है?
घर तो मेरा मेरे फादर, स्टार्टअप में यही प्रॉब्लम है कि आप बहुत टाइम से अपना खुद का घर नहीं ले पाओगे. सो फादर हैज़ बॉट द हाउस, मैं अभी भी वहीं पे रहता हूँ. आई हैवंट बॉट द हाउस, आई कीप री इन्वेस्टिंग. हमारी 5 ऑफिस है पर घर नहीं है अभी तक. इट इज़ स्टिल आई एम स्टेइंग विद द फैमिली विच माय फादर. ये 2015-16 आपके फर्स्ट स्टार्टअप में आप फंड रेज करना चाहते हो, उसका जर्नी. करेक्ट. करंटली का स्टोरी क्या है 2024-25 वाला? सो जब कोई पैसा देता है तो आज के ज़माने में वो लाइफ टाइम का बेबी, दे आर एक्चुअली बैकिंग अ ह्यूमन फर्स्ट, ना पर्सन फर्स्ट हु इज़ राइडिंग द हॉर्स. तो वो जॉकी पे पैसे लगते हैं, घोड़े पे नहीं लगते. तो उस टाइम पे देयर इज़ नो क्रेडिबिलिटी कि अगर मैं आपसे 1.5 करोड़ 5 करोड़ मांग रहा हूँ तो 5 करोड़ लाइफ में मैंने देखे ही नहीं है. तो वो इट्स लाइक कि इंसान अपना खुद का सैलरी सेट करने के लिए पैसा लेने आया है. जबकि हम आला ग्रांड किया, उसके बाद फ्रेंडी विच आई वॉज लीडिंग, फ्रेंडी में हम जब मैंने छोड़ा तब हम लोग $500,000 मंथली रेवेन्यू कर रहे थे. फ्रेंडी ऑल्सो रेज्ड अबाउट $5 to $6 million. तो उसका क्रेडिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग द टीम. देन हैशटैग हमने चालू किया, तो हैशटैग आई हायर्ड अबाउट 90 to 100 पीपल विद इन 2 years. एंड अगेन वी डिड $1 million रेवेन्यू. तो अभी हमारे पास कन्विंसिंग पावर बहुत था दैट इट्स नॉट माई फर्स्ट टाइम जर्नी. इट इज़ नॉट कि मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है. मैं कोई ऐसा बिजनेस जो 8-10 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है उसको छोड़ के, एंड आपको सारी चीज़ें टिक करनी पड़ती है. सो टू बिकम अ गुड सिंगल फाउंडर यू नीड टू से कि मैं अच्छी टीम को हायर कर सकता हूँ एंड उनको रिटेन कर सकता हूँ. दैट वी हैव प्रूवन. हम फंड रेस कर सकते हैं, आगे भी रेस करते रहेंगे. हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, हम मार्केटिंग करके प्रोडक्ट को वायरलिटी ला सकते हैं. वो सारी चीज़ें शायद प्रूवन थी. तो जो लोग हैशटैग के टाइम पे मिस हो गए थे, उनको लगा था कि यार अगर तुमने मुझे बोला तो मैं हैशटैग में पार्टनर बन सकता, उन्हीं लोगों को मैंने फ़ोन किया, उन्हीं लोगों को रीच आउट किया दैट आई एम स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस. एंड प्रोबेबली विद इन लाइक 3-4 days वी कंप्लीटेड द फर्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग. फर्स्ट राउंड के बाद जो सेकंड राउंड आता है वहाँ पे अब उसके बीच में आपने क्या किया, दैट बिकम्स द सिग्निफिकेंट पार्ट फॉर डिसाइडिंग द नेक्स्ट राउंड. तो पहला राउंड आइडिएशन पे हुआ था जहाँ पे कुछ भी नहीं था, ना टीम, ना प्रोडक्ट, ना ट्रैक्शन, कुछ भी नहीं था. जब सेकंड राउंड हमने किया, अगेन वी आर फॉर्चुनेट दैट वी हैव अमेजिंग ट्रैक्शन टुडे इन टर्म्स ऑफ पीपल यू आर यूजिंग द ऐप, पीपल यू आर रेफरिंग द प्रोडक्ट. सो सेकंड राउंड इज अगेन बेस्ड ऑन ट्रैक्शन. अब जो थर्ड राउंड होगा वो अगेन आपने अगर 1 million लिया है तो 1 million का क्या यूटिलाइजेशन हुआ, क्या फ्यूचर स्कोप है, हाउ यू आर स्केलिंग, विल डिसाइड द नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग. तो पहला राउंड इट्स लाइक योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, योर पास्ट कॉलेज डिग्री और मे बी समथिंग दैट यू हैव डन रिसेंटली डिसाइड्स कि आपको राउंड मिलेगा कि नहीं. ऑसम. और हमारा चंद्रमौली सर से भी डिस्कशन हो रहा था, उन्होंने बताया था कि और एक कहावत है ना कि अकल बादाम खाने से नहीं ठोकर खाने से आती है. तो दीदी भाई, आपकी एंटरप्रेन्योर जर्नी में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको नहीं ठोकर खाने से अकल आई? पता होता लेकिन ठोकर आती है ना, तब पता चलता कि नहीं ये बात तो एक्चुअली सही थी. जब हम लोगों ने सुपरमार्केट जुआपुरा में स्टार्ट किया और 4 साल के बाद हमको ऐसा लगा कि प्रॉफिट फिट नहीं बैठ रही, जैसे मैंने बोला कि हमारा फोकस हमेशा प्रॉफिट पे रहा था, तब वो जो ठोकर थी उसने ये सिखा दिया हमको कि कोई भी स्टार्टअप आप या कोई भी बिज़नेस आप किसी आइडिया से करते हैं, आप पहले रिसर्च करते हैं, फिर आप बहुत जुडिशियसली स्टार्ट करते हैं, लेकिन ऑन पेपर आप पेन डाउन करते हैं और जब आप उसको नेविगेट करने जाते हैं, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. तो आप कितना भी कर लो, कितने हालात ऐसे भी होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते. और ये ठोकर ने सबसे ज़्यादा सिखाया कि मेरे पास तब 2 ऑप्शन थे 2008 में. या तो मैं सब कुछ बंद करके वापस, क्योंकि मैं प्रोफेशनल था, मैंने एडवर्टाइजिंग में मीडिया में जॉब किया था 6-8 साल, मेरे पास लेगेसी था उसका, मैं उस पर वापस चले जाता और मैं अपना जॉब और भूल जाता कि मैं कभी बिजनेसमैन था. लेकिन अंदर एक प्राइड था, और प्राइड ये था कि मुझे इसमें से बाहर निकलना है. ये मैंने बहुत ज़ोरों शोर से स्टार्ट किया था, तो अब मैं इसको कुछ भी करके स्केल करूँगा. तो वो मैं मानूंगा कि वो टर्निंग पॉइंट था, बिकॉज वो ठोकर भी थी और वो टर्निंग पॉइंट भी रहा हमारे लिए. 2008 के बाद ही हमने बहुत सारे वेंचर स्टार्ट किए. हाटीमार्ट एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई जो आज बहुत स्केल अप कर गई. ये सब 2008 के बाद हुआ. तो पहले 4 साल सीरीज ऑफ ठोकरें थी, उसमें 2008 की सबसे बड़ी ठोकर थी. ओके विदेश, आपके एक्सपीरियंस में कौन सी ठोकर से अकल बहुत ज़्यादा आ गई? आई थिंक अब बहुत सिल्ली हो ना, आपने करेक्ट MBA पढ़ा हुआ है. अब ठोकर खाने के टाइम पर अब आप प्रेडिक्ट भी कर सकते हो कि ठोकर लगने वाली है. शायद हम उस आफ्टर 10 years यू हैव रीच टू दैट पॉइंट. सो ऑफ कोर्स, सो बहुत सारे एज आई एम सेइंग के जो आप सोचते हो, आई थिंक यू हैव टू बी वेरी अजाइल इन दी स्टार्टअप वर्ल्ड कि आप जो भी सोच रहे हो शायद वो नहीं होगा. और वो आपको लगता है कि आपके 20-25 लोग हैं जो आपको लाइफ में कभी छोड़ के नहीं जाएंगे एज एन एम्प्लॉई.
some days you might get a resignation from your top performing person, right, which you believe कि अरे यार ऐसा क्यों हो गया, मैं तो सब कुछ सही कर रहा हूँ. अभी कल ही तो तुम्हारी शादी में आया था. Correct. So you have to be prepared in terms of market change हो गया, dynamics change हो गया. हमारा हर बार ऐसा रहा है कि वो इवॉल्व करता रहता है एंड सारे ही तुम्हारे प्री कंसीव नोशन तो टूटते रहेंगे. ठोकर खाने में सब कुछ हुआ है. सो एज आई मैंशन, एट एन एम्प्लॉय लेवल, एट अ क्लाइंट लेवल, जिसका पेमेंट आने वाला है, आप उसके बेस पर सब तैयारी करके बैठे हो एंड देन यू गेटिंग द अपडेट के वो क्लाइंट आधा प्रोजेक्ट रोक रहा है एंड उसकी लाइफ में कुछ तकलीफ हो गई विच यू कांट डू एनीथिंग विच इज़ बियॉन्ड योर कंट्रोल. तो दिस कीप्स हैपनिंग, बट यू हैव टू प्रिपेयर इन अ वे के दैट इज़ वेयर दिस business philosophy comes in, that you are not all in a business, you have some backup plans and everything. तो ठोकर तो बहुत खाई है कि कोविड टाइम चल रहा था. अगेन कोविड में हमने फ्रेंडली चालू किया, पूरा लॉक इन हो गया ऑफलाइन. वी कान डू सर्टन थिंग्स बियॉन्ड आवर कंट्रोल. डिजिटल वर्ल्ड है पर ऑफलाइन वर्ल्ड में कुछ भी नहीं हो पा रहा है. सिमिलरली आला ग्रांड वॉज विद एन एक्सपेक्टेशन व्हेन आई स्टार्टेड कि हम लोग शायद मिंत्रा लेवल पे पहुँचेंगे, और बाद में पता चला कि इस बिज़नेस में यू डोंट केयर कि आपका प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा है, आपके बाजू 1-2 किलोमीटर से आ रहा है या बेंगलोर से आ रहा है. ऑल यू केयर इज़ वो प्रोडक्ट सही ब्रांड का और कुछ अफोर्डेबल रेट पर और सही कंडीशन के साथ आ रहा है. तो मिंत्रा क्रिएटेड अ वर्जन वेयर 30 days नो रिटर्न पॉलिसी एंड द प्रोडक्ट प्राइसिंग आर इक्विवेलेंट टू ऑल द ब्रांड्स दैट यू बाय. सो उसके नीचे जितनी भी कंपनी थी, जबोंग, रोपोजो, लाइम रोड, क्राफ्टविला, ये सब 200, 300, 500 करोड़ फंडेड बिजनेसेस थे जो सारे बंद हो गए. सो हमने सोचा कि यार जब इतनी बड़ी कंपनी सर्वाइव नहीं कर पा रही है, हम तो अभी हार्डली 20 करोड़ की वैल्यूएशन पर है, वी शुड नॉट स्केल दिस बिजनेस फॉर सम डे टू डाई. एंड देन वी टुक अ कॉल कि अभी इफ समबडी इज रेडी टू एक्वायर हम बिक जाते हैं उनके साथ एंड उनके साथ नया प्रोडक्ट बनाते हैं. सो इट कीप्स इवॉल्विंग, राइट. जो आपको सही लग रहा है शायद 2-4 साल बाद वो बिजनेस इवॉल्व कर जाए एंड यू हैव टू पिवट. एंड कभी कभार पिवट नहीं करना, एज यू राइटली सेड के यू आर इन योर डिल्यूजन के नहीं. देर आर बोथ द साइड्स, दैट इज़ वॉट द ब्यूटी ऑफ स्टार्टअप. के कुछ सही कुछ गलत नहीं है. समटाइम नॉट पिवटिंग इज़ द बेस्ट थिंग बिकॉज आप वो राइट मोमेंट तक वेट कर गए, एंड समटाइम यू आर इन डिल्यूजन एंड यू आर नॉट पिवटिंग एंड यू फेल मिजरेबली. करेक्ट. AI का सडन जो राइज है उसमें बहुत सारे स्टार्टअप्स है कि जो उस टाइम पे आपको लग रहा है कि यार क्या होगा उनके साथ, सडनली दे आर इन अ वेरी डिफरेंट ट्रेजेक्टरी. करेक्ट. एक रैपिड फायर जैसा करना है तो आप फटाक से आंसर दे देना जो भी आपको ध्यान में. ठीक है. अपने इकोसिस्टम की बहुत डिस्कशन हो रहा है ना, तो इकोसिस्टम में एक रोल होता है कि देयर आर पीपल हु ओपन अप अ डोर फॉर यू. नहीं आउट ऑफ उन्होंने उनको कुछ शायद मिला नहीं, लेकिन उन्होंने आपके लिए बहुत बड़ा डोर ओपन किया था. नदीम, आपके लिए वो कौन इंसान है आपके एंटरप्रेन्योर जर्नी में हु ओपनड अप द बिगेस्ट डोर फॉर यू विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन? एंटरप्रेन्योर जर्नी में मतलब फैमिली फ्रेंड्स तो थे ही, जो मैं बोलूँगा कि मोर पर्सनल थे. दूसरा तो एक जो इंटरव्यू ले रहा है उसने मुझे बहुत सारे लोगों से मिला है, उसके नेटवर्क के थ्रू, ईचाई के थ्रू मैं बहुत लोगों को मिला. अगर मैं ऑन रिकॉर्ड भी बोलूँगा कि अगर मैं ईचाई नहीं होता तो मैं शायद नीचे से कनेक्ट नहीं हुआ होता, मैं शायद ये इकोसिस्टम में इतना वो नहीं होता, क्योंकि मैंने इकोसिस्टम से पहले स्टार्ट किया. तो मुझे ईचाई ने बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया और मैं इस पर इसका मेंबर रहा, तो मुझे बहुत कुछ मिला. उसके अलावा तो दोस्त हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, उन लोगों ने की. एंड जस्ट टू पुट इट ऑन रिकॉर्ड, आपने ईचाई को बहुत ज़्यादा दिया है. विदेश आपके लिए बिगेस्ट है ना, किसने बहुत बड़ा ओपन द डोर मोमेंट कौन सा है कि किसी ने विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन? बहुत सारा आई थिंक. एक कोई एक एग्जांपल आप बताओ. दैट्स व्हाट, अगर मैं एक का नाम लूँगा तो शायद बुरा नहीं लगेगा, वो कोई इनजस्टिस हो जाएगा. सो बिकॉज बहुत सारे हैं ऑब्वियसली, एज यू मेंशन कि हम आई थिंक आई एम कनेक्टेड विद ईचाई सिंस 2012. सो थ्रू ईचाई आई हैव मेट सो मेनी पीपल जिन्होंने बहुत कुछ किया है. तो एज एन एग्जांपल ईचाई इज़ वन ऑफ देम. जब हमको जगह चाहिए थी, एज आई मेंशन, कॉलेज हैज़ गिवन अस द प्लेटफॉर्म, एलजे हैज़ गिवन अस द प्लेटफॉर्म टू लॉन्च द प्रोडक्ट. गुजरात यूनिवर्सिटी में जीयू सेक में हमने 1.5 साल में कोवर्किंग में फ्री में बैठा हूँ, मैंने 1 भी रुपया रेंट नहीं दिया. तो एंड आई वाज अ फाउंडिंग मेंबर. हिरन में हैज़ डन अ लॉट ऑफ थिंग इन टर्म्स ऑफ जीटीयू इनोवेशन काउंसिल से लेकर आई हब से लेकर यहाँ तक. आप ही जो इन्वेस्टर्स है जो पहले राउंड में आए थे, आई थिंक दे हैव डन अमेजिंग इन टर्म्स ऑफ. शायद कुछ लोगों ने बोला कि मेरे को कंपनी का नाम तक नहीं सुनना है, तो बता कितना पैसा चाहिए फॉर द लास्ट फंडिंग. एंड दैट जर्नी हैज़ बीन अमेजिंग कि 2-3 दिन के अंदर अगर आप 1.5 करोड़ क्लोज कर रहे हो फंडिंग, एंड एवरीबडी हु इज़ इन्वेस्टेड इज़ विथ यू टिल टुडे.
आई थिंक वो मेरे लिए बहुत बड़ा था कि और पहली बार जब वाला ग्राउंड में 80 लोगों को पिच कर रहे हो तब एक मिल रहा है, इस बार आप 10 लोगों को मिल रहे हो, 15 लोगों को मिल रहे हो सब. सो आई थिंक दैट इज़ हैपन बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल हैव सपोर्टेड. एंड आई थिंक मैं बहुत ओपन रहा हूँ थ्रू यू. जो भी लोग मिले हैं, जैसे तुम्हारे थ्रू अगर मुझे यश मिला है तो उसने कहीं फंडिंग में हेल्प कर दिया है. श्रीजय मिला है जो आज भी मेरा लीगल PR सब कर रहा है. सो यहाँ के लोगों ने बहुत हेल्प किया. एंड देन अगेन मोस्ट ऑफ देम हैव नो एक्सपेक्टेशन इन रिटर्न अंटिल इट्स अ कमर्शियल थिंग. बट जो भी लोगों ने सपोर्ट किया, आई थिंक दैट इज़ आई मीन अगेंस्ट दे आर विलिंग समथिंग इमीडिएटली फ्रॉम मी. एंड यू हैव ऑल्सो रेसिप्रोकेट दैट कि अभी कोई यंग फाउंडर होता है तो यू गिव देम वेरी प्रॉपर एडवाइस. जनरली क्या होता है कि कोई यंग फाउंडर होता है ना, आप थोड़ा क्या ठीक है ऐसा कर लो चलो, यू विल गिव इन्वेस्ट टाइम एंड एनर्जी. करण की बात हो रही है, सागर की बात, वो भी लाइक सो यू ऑल्सो गिवन बैक टू द फोक्स. एक और हमारा जो लिसनर्स होंगे जो रेडियो LJ 90.8 सुन रहे होंगे, यंगस्टर्स स्टूडेंट्स है, तो आप उनको एक लाइन में कोई ना बोला एडवाइस देना है आपको कि ये करो या ये नहीं करो, वो क्या चीज़ है? बी क्यूरियस, दैट इज़ द ओनली थिंग. जो भी आपको लगे उसको क्वेश्चन करो, सीखो, समझो. गिव इम्पोर्टेंस टू एजुकेशन, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, बट बी क्यूरियस आज के टाइम पे, विच आई बिलीव विच इज़ द ओनली वे जो आपको अच्छे आइडियाज़, अच्छी टीम बनाने में हेल्प करेगा इफ़ यू वांट टू एंटर इन द एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी. and that will make your journey of learning thing very faster. So I think and be a little extrovert. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज के टाइम पे थोड़े से इंट्रोवर्ट होते हैं. आई थिंक इंट्रोवर्ट लोगों का स्टार्टअप जर्नी थोड़ा सा टफ हो जाता है बिकॉज दे आर नॉट वेरी वोकल इन टर्म्स ऑफ आस्किंग थिंग, मीटिंग पीपल, पिचिंग देयर आइडियाज़ टू द. एंड आज के टाइम पे यू हैव टू बी द लार्जेस्ट चेयर लीडर ऑफ योर ओन आइडिया. So I think be a little extrovert and be curious. These are two advices which I believe everybody should do without failing. I mean, otherwise it will become very tough in this world, today's world. ओके नदीम भाई, आपका एडवाइस है फॉर यंग फोक्स? मेरा एडवाइस ये रहेगा कि अगर आपने स्टार्टअप बहुत रिसर्च करके स्टार्ट किया है, जिसका सब कुछ आपने टिक मार्क जो आपने सोचा था वो सब ऑलरेडी है, सो यू परसिस्ट विद द आइडिया. बिकॉज क्या होता है कि मैंने देखा है कि स्टार्टअप फाउंडर्स 2 साल 3 साल के बाद उस आइडिया को छोड़ देते हैं या वो अपने आप को फेलियर गिनते हैं. क्या पता कि 4th ईयर में टर्न अराउंड हो. सो यू नीड टू फर्स्ट फिगर आउट योर विंडो ऑफ गेस्टेशन पीरियड कि मैं कितना टाइम इस आइडिया को दूंगा, क्योंकि आइडिया को भी एक लेवल का टाइम आपको देना पड़ेगा, राइट. तो जैसे हमने हाटी मार्ट सुपर मार्केट जवापुरा में स्टार्ट किया तो मैंने विंडो रखा था 5 साल. मैंने सोचा था कि 5 साल में अगर टर्न अराउंड नहीं होता देन आई माइट हैव टू क्लोज डाउन. सो 2004 एंड 2009 में टर्न अराउंड हुआ. अब मैंने अगर मान लो 2008 में बंद कर दिया होता ये सोच के कि 4 साल हो गए कुछ नहीं हो रहा, तो आज ये हाटी मार्ट की स्टोरी नहीं होती. सो ऑन द सेम लाइन हमने जब करंटली लॉन्च किया था 2023 में अगस्त में, 2024 के अगस्त में हमारे सिर्फ 30 एक्टिव यूज़र थे और मेरी कंपनी में 22 तो एम्प्लॉय थे. तो एंड एवरीबडी वाज कमिंग वर्किंग ऑन द आइडिया बाय थिंकिंग कि यार 100,000 लोग आते हैं उसमें से हार्डली 30, 40, 50 लोग एक्टिव रह रहे हैं, व्हाट आर वी डूइंग रॉन्ग. एंड देन आई वाज गोइंग एवरी मॉर्निंग बाय टेलिंग देम कि वेट फॉर इट, यू नो हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें बना रहे हैं, ये नेटवर्क इफेक्ट का बिजनेस है जहाँ पे टाइम लगता है, यू डोंट हैव. एंड देन उनको मैं वही चीज़ें बोलता था कि देखो स्नैपचैट के पहले 6 महीने में 400 एक्टिव यूजर्स थे, हमारे 30 है, इट्स ओके, ऑल ऑफ दैट. बट येस, जेस्टेशन पीरियड एंड बट अगेन विद अ कन्विक्शन एंड देन द राइट रिसर्च इन द जर्नी. ऐसा नहीं कि खाली डिल्यूजन में रहकर, यू टू वर्क ऑन इट. एंड देन टुडे एंड देन वन डे जब वो दिन के 500,000 आने लगे, आई थिंक आई सो इन देयर आइज दैट ओके वो एक साल वेट करना वॉज वर्थ. सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ राइट एनर्जी, अंडरस्टैंडिंग टू स्टिक टू द थिंग एंड देन यू टू बी प्रिपेयर्ड. सो आई थिंक एक और चीज़ है जो स्टार्टअप फाउंडर को करना चाहिए. अगर आप फेल हो गए, सो लेट्स से इफ नथिंग वर्क्स, एटलीस्ट यू शुड नॉट फील इन योर ओन हेड दैट अ फेलियर. दुनिया ने आपको बोला इट शुड नॉट मैटर टू यू बियॉन्ड अ पॉइंट, ठीक है ना, यू ट्राइड, यू अटेम्प्टेड, and then there are a lot of other factors which are beyond your control for your success. One point I would like to add. एक बहुत इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है तो मैं टाटास का है तो मैंने सोचा इधर शेयर करूँ. RM लाला ने JRD टाटा पर बुक लिखी है. उसमें जब RD टाटा वॉज फादर ऑफ JRD, तब वो टाटा स्टील चलाते थे. तब टाटा स्टील वॉज इन डोल्ट्रम्स.
तो उनका एक फ्रेंड टीजिंगली ही वुड कॉल आर डी टाटा सेइंग दैट क्या करूं, आके आज ताला लगा दूं. तो आर डी टाटा यूज्ड टू से नहीं, टुडे आई विल मैनेज, यू कॉल मी अगेन टुमारो. सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एनेक्डोट ऑन गेस्ट सेशन भी. वो कहता था आज का दिन मैं निकाल दूंगा, कल फिर फ़ोन करना, कल देखेंगे. एक गेम ऑफ थ्रोन्स वाले ने कॉपी कर दिया है, नॉट टुडे वाला. नॉट टुडे. हाँ. और एक चीज़, हमारा जयेश भाई से बात हुआ था कि हमको एक सीरीज़ करना है. हाँ. आप दोनों हमारे फर्स्ट गेस्ट हो, तो आपकी हेल्प चाहिए मुझे थोड़ी. हाँ. आप किसकी स्टोरी सुनना चाहोगे कि एक गेस्ट को लेके आओ, मेरे को उसके बारे में भी सुनना है, जो अहमदाबाद का हो. कौन हो नदीम भाई आपके हिसाब से? एक्सेस का प्रॉब्लम नहीं है, विरल भाई अपने बहुत कनेक्टेड है, वो बुला देंगे. पर किसको बुला के लेके आओ, यानी किसका स्टोरी आप क्यूरियस होंगे कि मेरे को इनका स्टोरी जानने में इंटरेस्टेड है. आई विल टेल यू. हाँ आप बताओ. ला रेनॉन करके एक कंपनी अहमदाबाद में, द फाउंडर्स नेम इज पंकज सिंह. हाँ. सो ही रेज्ड आई थिंक 100 करोड़ इन 2012. और मैं उस टाइम पे हर एक इंसान के वहाँ पहुँच जाता था. कहीं पे न्यूज़ आया आर्टिकल में कि माई बाइक ने रेस किया, जेप्पे ने रेस किया, उसके नेक्स्ट डे पर मैं पहुँच जाता था पूछने के लिए कि भाई आपने कैसे रेस किया, मुझे सिखाओ. दैट गाय इज़ अमेजिंग. सो आई थिंक पंकज भाई, बिकॉज उसने सिखाया. आई देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु नोज के पंकज भाई ने चेज़ नहीं किया था फंडिंग, फंड ने चेज़ किया था पंकज भाई को कि हमको लारेनॉन में इन्वेस्ट किया करना है. आई नो अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट थ्रू हिज ओन वर्ड्स व्हेन आई वाज मीटिंग हिम, बट आई थिंक हिज स्टोरी, बिकॉज नाउ दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड दे आर एक्सपोर्टिंग टू 16 कंट्रीज. आई थिंक 500 करोड़ के ऊपर का फंड वो लोग अहमदाबाद से रेस कर चुके हैं. ही शुड बी द गाय आई विल लव टू नो मोर अबाउट. ओके, ऑसम, थैंक्स फॉर रिकमेंडेशन. नदीम भाई आप? मैं भी होरिका में हूँ और मुझे ये जानना है और सही में सिंसियरली जानना है कि पेट पूजा ने अपने ऐप के थ्रू, अपने उसके थ्रू इतना स्केल कैसे कर लिया. क्योंकि मैंने देखा था कि जब ये ऐप्स और सब नए नए थे, जब हम लोग इसमें थे, तो देर वॉज समथिंग सिमिलर विच कुडंट डू इट. उसने ऑटो रिक्शा के पीछे भी बहुत सब लगा दिया था और वो सिटिंग अरेंजमेंट की बात करता था कि आपकी रेस्टोरेंट में आप बुक करो और आप टेबल बुक कर सकते हो ऑनलाइन, जैसे हम थिएटर में करते हैं ऐसा. बट उसका वो ऐप चला नहीं और पेट पूजा हैज़ रियली स्केल्ड अप. सो आई थिंक दे आर इन होरेका सेक्टर ओनली, सो वांटेड टू नो मच अबाउट दैट. ऑसम, थैंक यू. और जो लोग ये सुन रहे हैं या जो देख रहे हैं, आप भी मेंशन करिए कि किन गेस्ट को आप देखना चाहोगे. वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू ब्रिंग देम इन और उनकी भी स्टोरी जानेंगे. थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू. थैंक यू. प्लेजर. और आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल, या सुनते रहिए रेडियो LJ 90.8 FM.